हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में पढ़ा था। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ा, हमने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा हमने। तो उसी सीरीज़ के अंदर हम पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के मेथड क्या हैं। चार्जिंग के मेथड हमारे 3 टाइप्स के हैं। पहला टाइप से हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, दूसरा टाइप से हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन और तीसरा टाइप से हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। फिर उसी में हम आगे जाके आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ के कुछ फैक्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर हम आगे लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम चलिए बढ़ते हैं। पहले टॉपिक से हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग के हमारे कुछ एग्जांपल में टाइप से मैंने डाला है। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा 3 टाइप्स का है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, पहला टाइप से हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप से हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज when it is rubbed against other body। मतलब बोला जा रहा है इस चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर बोला जा रहा है अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जब क्या की जाती है, रब्ड की जाती है, तो इससे जो अनचार्ज बॉडी है जो चार्ज हो जाती है वो फ्रिक्शन के थ्रू होती है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन तो आप वर्ड लोग अच्छे से समझते होंगे। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है कि कांटेक्ट में आना। तो मतलब कांटेक्ट में आना मतलब क्या कि अगर हम कोई भी अनचार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, रब्ड करेंगे दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ, तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ हमारे क्या होंगे, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे दोनों चार्जेस बॉडी के ऊपर। तो दोनों बॉडी चार्जेस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बाई फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चार्ज बाई फ्रिक्शन का हमारे पास नीचे देखिए एग्जाम्पल भी मैंने डाला हुआ है। चार्ज बाई फ्रिक्शन का एग्जाम्पल क्या है? सपोज आप क्या गर्मियों वगैरह में आप लोग क्या करते हैं, हेड्स वगैरह लगाते हैं। तो अब जब आप हेड्स लगाते हैं तो हेड्स उतारते हैं, जब अपने जब हेड्स आप रिमूव करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपके बाल हैं जो क्या होते हैं, स्टैंड हो जाते हैं इस पोजीशन में, है ना। तो इस पोजीशन में बाल जो स्टैंड हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या, बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन ये होता है जब आप हेड्स अपने बालों से अपने हेड से जब आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जब हेड को, तो वो क्या होता है, तो जो बालों से आपका जो हेड है वो क्या होता है, रब होता है। इट रब अगेंस्ट योर हेयर, आपके हेयर से क्या करेगा, वो रब करेगा। तो रब करेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा हेयर से आपके हेड पर। तो उस पूरी प्रोसेस में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा हेयर से आपके हेड पर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी दोनों बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्जेस डेवलप हो जाएगा। तो दोनों बॉडी पे अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, अगर क्या होगा अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, सेम चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपके हेयर क्या हो जाते हैं बेटा, स्टैंडिंग पोजिशन में हो जाते हैं। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर दूं क्या? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चलिए कि एक बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ, एक बार और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा और अच्छे से एक बार समझ लेगा। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, कोई अनचार्ज बॉडी को क्या करना होता है, आपको चार्ज करना होता है। सपोज मानिए आपके पास कोई रॉड और एक कपड़ा है। जब आप क्या करेंगे, उस रॉड को कपड़े के साथ आप क्या करते हैं, रब करेंगे, तो वो क्या होगा, वो रॉड और कपड़े दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, चार्ज हो जाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, जब आप सर्दियों के अंदर आप क्या करते हैं, अपने हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं एक दूसरे पे। जब आपके हाथ रब करते हैं तो आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बेसिकली वो गर्म होने का मतलब होता है दोनों हाथ पे क्या हो गया, आपकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो चुका है। तो उस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है बेटा, इन दिस प्रोसेस अ बॉडी गेट्स चार्ज बाई मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज ऑब्जेक्ट। इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, किसी अनचार्ज बॉडी को आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में ध्यान से रखेंगे, मेकिंग कॉन्टैक्ट, आप क्या करेंगे बेटा, कॉन्टैक्ट के साथ लाके मेकिंग कॉन्टैक्ट करेंगे उस चार्ज बॉडी को। आप क्या करते हैं, किसी अनचार्ज बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाके चार्ज करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है। क्लियर है?
तो क्या बोला जा रहा है, किसी अनचार्ज बॉडी को आप क्या करेंगे, चार्ज बॉडी के जस्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो जो बॉडी अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाएगी, चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो उस पूरी प्रोसेस को आप बोलेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाई इंडक्शन के अंदर होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, अनचार्ज बॉडी चार्ज तो होती है लेकिन क्या होगा, उसका कांटेक्ट नहीं होगा। विदाउट कांटेक्ट वो बॉडी आपकी क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप क्या करते हैं, सर्दियों में आप क्या करते हैं, धूप लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो क्या होता है, आप सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं क्या, नहीं आते, सन से आप काफी दूर है, वो क्या होता है, आप उससे काफी दूर है, बट उसकी लाइट रेज आपके पास आती है, आप कांटेक्ट में नहीं है सन के, विदाउट कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। तो वो आपका एग्जाम्पल क्या है बेटा, चार्जिंग बाई इंडक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। और एक और एग्जांपल देता हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन का। फॉर एग्जांपल आपका फोन है, जब आपका फोन क्या हो जाता है बेटा, अनचार्ज हो जाता है, तो अनचार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, पावर सप्लाई के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट लेके आते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। आप पावर सप्लाई के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अपना फोन चार्ज करते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्यों होता है, देखिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर सप्लाई में फोन तो चार्ज नहीं करते, क्या करते हैं, अपना चार्जर की मदद लेते हैं। चार्जर के अंदर डिवाइसेस लगी हैं जो क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपके फोन को बैच चार्जिंग मिलती है। अगर अदरवाइज आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर देंगे एसी वाले कांटेक्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, आप इनडायरेक्ट कांटेक्ट आ रहे हैं किसी पावर सप्लाई के साथ, जो चार्ज है उससे आप अपना फोन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आई थिंक आपको इतना सब क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिटेलिंग पढ़ेंगे। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन को डिटेल में देखेंगे कैसे, अगर 2-3 नंबर में आता है आप कैसे लिखेंगे, अगर 1 नंबर में आता है आप डायरेक्ट का डेफिनेशन लिख देंगे। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, नेक्स्ट आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, व्हेन सर्टेन इंसुलेटर, यहाँ मैंने एग्जांपल बेटा इंसुलेटर का रखा है। अब क्या बोला जा रहा है, जब आप क्या करते हैं, किसी इंसुलेटर को जब आप रब करते हैं किसी क्लॉथ के साथ, ध्यान देखेंगे मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे, जब आप किसी इंसुलेटर को रब करते हैं किसी क्लॉथ के साथ या किसी फर के साथ, तो वो क्या हो जाता है बेटा, चार्ज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, ड्यू टू ट्रांसफर और चार्ज और इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। आपके लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब इलेक्ट्रिकली सर चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में आपको यही बता दिया था, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। मतलब क्या, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे जहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। चलिए तो क्या बोला जा रहा है, जब आप किसी इंसुलेटर को रब करेंगे किसी फर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज क्यों होगा, चार्ज इसलिए होगा, वो क्या करेंगे, दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, गेन करेंगे और लूज करेंगे। एक बॉडी क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, गेन करेगी, एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जिससे दोनों बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखिए अब अगले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो आप क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर बॉडी पे क्या चार्ज आ जाएगा, उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मानिए कि आप और आपका एक फ्रेंड है, अगर आपके फ्रेंड को आपसे कुछ पैसे मांगने हैं और वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो उसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत पैसे दे देंगे उसको। जब आप उसको पैसे दे देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव साइन चढ़ गया। क्यों, क्योंकि उसको पैसे वापस क्या करने, रिटर्न करने, क्योंकि उस पर क्या हो गया, कर्ज चढ़ गया आपका, तो उस पर क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। और आपने जो आपने उसको पैसे दिया है, तो आप पे कौन सा साइन चढ़ गया, आप पे साइन चढ़ गया बेटा पॉजिटिव साइन। तो समझ गए होंगे आई थिंक ये बात कि नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाई इंडक्शन के अंदर क्या होता है, इंडक्शन के अंदर इस प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था, अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज करते हैं विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होगा अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में। क्लियर है, ठीक है। चलिए
तो क्या बोला जा रहा है, अगर कोई अनचार्ज बॉडी आप क्या करेंगे, क्या लेके आएंगे, किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे। जब अनचार्ज बॉडी है तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करेंगे। मतलब आप जानते हैं कि जो भी मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन होंगे। जब अनचार्ज बॉडी है और कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के अंदर आप जानते हैं चार्ज बॉडी कोई भी तभी बनेगी जिसके अंदर एक्सिस में होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होगा तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। जिसने ज्यादा गेनिंग किया होगा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। जिसने लूज किया होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो मतलब क्या कि अगर आप क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो उस चार्ज बॉडी से जो अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाएंगे, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उसकी सरफेस पर। तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उसकी सरफेस पर तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी के पास में जो चार्ज होगा तो वो क्या होगा, अपोजिट नेचर का डेवलप होगा, और उसके अदर साइड में क्या हो जाएगा, सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैं आपको इसको एग्जांपल की मदद से अभी आगे बता दूंगा। देखिए वही बोला जा रहा है, जब अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा उसके नेचर पे तो उसका सेम वाला चार्ज आप क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो जो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन के एग्जाम्पल में आ जाएगी। क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज बॉडी है, जब इसके पास लेके जाते हैं तो क्या होगा, जो पॉजिटिव के पास में क्या हो जाएगा, यहाँ सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ, यहाँ मैं पेन का सहारा लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए तो क्या करेंगे आप, जब पॉजिटिव के पास में, जब ये पॉजिटिव इस क्या करेंगे आप, कांटेक्ट लेके नहीं जाना, आप क्या करेंगे, चार्ज बॉडी के पास में न्यूट्रल बॉडी को लेके जाते हैं विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। जब एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए तो पॉजिटिव के सामने वाली जो अनचार्ज बॉडी उसके पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा उसकी सरफेस पे। तो नेगेटिव चार्ज उसके पास में डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसके कहाँ डेवलप हो जाएगा, बेटा नीचे डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जब पॉजिटिव चार्ज उसके क्या हो जाएगा, नीचे डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप जानते हैं कि हमेशा चार्ज अपनी पोलैरिटी वाले को अपने पास लेके आएगा। मतलब पॉजिटिव यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव के अपोजिट में इधर पॉजिटिव चला जाएगा, इसके पास में नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो इसे आप क्या कर देंगे, इस पॉजिटिव वाले को, टोटल को आप क्या कर देंगे बेटा, ग्राउंड कर देंगे। जब आप इसको बेटा अर्थ कर देंगे तो इस पूरी बॉडी पे क्या डेवलप हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा आपको पूरी बॉडी। इस तरीके से सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा पूरी बॉडी पे। तो ये बॉडी आपकी क्या होगी, जो अनचार्ज बॉडी थी, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी थी, वो क्या हो गई आपकी बेटा, चार्ज हो गई। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सबको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल है। देखिए ये आदमी है, ये मैन है, ठीक है। देखिए मैन है, इस मैन के ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, चार्ज बॉडी है, और ये मेरी क्या है, अनचार्ज बॉडी, मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। इसके ऊपर क्या है, सेम अमाउंट में पॉजिटिव है और सेम अमाउंट में नेगेटिव है। जो चार्ज बॉडी होती है उसमें क्या होता है, एक ही चार्ज प्रेजेंट रहता है, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। चार्ज बॉडी पे क्या रहेगा, एक ही चार्ज रहेगा, और अनचार्ज बॉडी पे दोनों चार्ज मिलते हैं। जब क्या होगा बेटा, आपकी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के जस्ट पास में आएगी, कांटेक्ट नहीं करेगी एक्चुअल कांटेक्ट, जस्ट पास में आएगी, तो इसका क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के इधर पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, और इधर का आपका क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे। देखिए ऐसे इधर पॉजिटिव के पास में नेगेटिव डेवलप हो गया यहाँ पे, और इसके अपोजिट क्या हो गया बेटा, नेगेटिव डेवलप। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को जस्ट आप क्या कर देंगे बेटा, ग्राउंड कर देंगे। तो पॉजिटिव वाला आपका ग्राउंड हो जाएगा तो इस सरफेस से सिर्फ नेगेटिव बचेगा, तो ये पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर होगा आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मैंने आपको बताया था, कोई भी बॉडी क्या कर देंगे, आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, किसी अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए उस अनचार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी के साथ में, डायरेक्ट कांटेक्ट होना ही चाहिए, तभी आपकी बॉडी क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। देखिए फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, सपोज मानिए आप गैस पे कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज क्या करते हैं आप कढ़ाई वगैरह गर्म करते हैं गैस पे, तो आप क्या करते हैं उसमें अगर लैडल छूट जाती है तो वो क्या करेंगे, सपोज मानिए अब आप कढ़ाई गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी बना रहे हैं,
अब उसमें आपने क्या कर दिया, लैडर डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि लैडर भी वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो आप लैडर को उसके ऊपर रब थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, रब तो आपने किया नहीं, बस आपने क्या किया था, उसके ऊपर छोड़ दिया। तो क्या देखा आपने, थोड़ी देर बाद वो लैडर भी गर्म हो गया उसके साथ। तो मतलब क्या देखा कि वो लैडल तो बेटा अनचार्ज था, लेकिन आपकी कढ़ाई क्या थी, चार्ज थी। जब आपने क्या किया, अनचार्ज को चार्ज के कांटेक्ट में लेके गए, तो आपने ये देखा कुछ टाइम बाद जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। लेकिन कंडक्शन के अंदर ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, अनचार्ज बॉडी के पास, सॉरी, जब चार्ज बॉडी के पास जब अनचार्ज बॉडी लेके जाई जाती है, तो दोनों पे सेम टाइप का चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो अनचार्ज पे भी टोटल क्या होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो अनचार्ज पे भी क्या होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा। सेम टाइप का चार्ज दोनों बॉडी पे आएगा, तो उस पूरी प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलेंगे। क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी को हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज करते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद चार्ज बॉडी। हम क्या करेंगे, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर दोनों बॉडी पर सेम टाइप का चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। आपके पास बेटा देखिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये बेटा आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास क्या बेटा एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है। जब आप क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट है, डायरेक्ट जब आप कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को उस पर इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने गए तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों के अंदर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो बॉडी चार्ज कर रही है अनचार्ज बॉडी को, दोनों पे क्या होगा, सेम टाइप का चार्ज इंट्रोड्यूस होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए अनचार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी के साथ। क्लियर होगा आई थिंक आपको। अगर नहीं हो, कुछ भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट ज़रूर करना। कमेंट के साथ साथ अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये चेंजेस होना चाहिए या ये होना चाहिए, आप अपने सजेशन भी मेरे को दे सकते हैं। तो आपका सजेशन प्रॉपर मैं मानूंगा, आगे आप वीडियो में इनबिल्ट भी करूँगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है भैया, कूलॉम्स लॉ हमारा होता है, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कूलॉम्स लॉ बोलता है, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी is directly proportional to product of their charges and inversely proportional of the distance square of distance between them। बोला जा रहा है बेटा, अगर आपके पास क्या है, दो चार्ज बॉडी है, या तो सेम नेचर की होंगी या अपोजिट नेचर की होंगी। जब दो चार्ज बॉडी के जब सेम नेचर की या अपोजिट नेचर की हैं, इनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स डेवलप होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 के, और वो वही फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q2 के। तब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे Q1 Q2 को, और आपको एक इक्वेशन बनेगी इस टाइप से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्रेशन भी नीचे दिखाऊंगा भी। देखिए इस तरीके से बनेगी। आपका क्या होगा बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 के, फिर आपका बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका Q2 के। तो आपके क्या होगा बेटा, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे, तो टोटल फोर्स आपका क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा आपका Q1 Q2 Q1 Q2, ये बन गया। और एक मैंने बोला कि जो फोर्स होगा वो आपका बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r²। जब ये दोनों, अब आप इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो आपकी इक्वेशन बनेगी F इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी बेटा इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो मैं आपको पहले एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, आप एक्सप्रेशन देखिए। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए एक्सप्रेशन बन गया, एफ जब कांस्टेंट हटाएंगे एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा एफ क्या है, फोर्स है, दो चार्जेस बॉडी के बीच का फोर्स है, और Q1 क्या है, Q1 मैग्नीट्यूड है। ठीक है, Q2 भी मैग्नीट्यूड है चार्ज बॉडी का, आर क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। जब आप के, अब जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये साइंटिस्ट की डिफाइंड वैल्यू है। इस वैल्यू को टोटल जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर, ये हमारी बोला जाता है इन फ्री स्पेस के अंदर। क्लियर होगा आई थिंक। इस पूरी वैल्यू 9 × 10⁹ कैसे आता है, देखिए कैसे आता है। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 लिखा, पाई की वैल्यू आप लगा लेंगे 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो टोटल वैल्यू आपके पास ये निकल के आ जाएगी। क्लियर है, आप डायरेक्ट बस याद रखेंगे एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। ये आपको कभी भी एग्जाम में निकालने को नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, लेकिन हाँ इस कांस्टेंट की SI यूनिट जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। कूलाम कांस्टेंट है, जरूर अपने दिमाग में इसकी वैल्यू याद रखेंगे, और इसकी SI यूनिट के दिमाग में याद रखेंगे। चलो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दिया, एफ क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, आर क्या है। एफ क्या है, आपका फोर्स है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है। Q1 एंड Q2 क्या हमारा मैग्नीट्यूड है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। आर हमारा क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। लेकिन एक बात जरूर दिमाग में याद रखेंगे, जो हमारा कूलाम्स है वो हमारा सेंट्रल इन नेचर होता है। इसका जो फोर्स होता है वो बेटा सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। इसका फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा, इसका फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा, तो ये फोर्स हमेशा हमारा सेंट्रल इन नेचर होता है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ के कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे कूलाम्स लॉ पूछा जाए तो आप ये फैक्ट मेंशन कर देंगे, आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। ये फैक्ट कुछ पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ फैक्ट है कूलाम्स लॉ के। फैक्ट क्या है, फैक्ट में ये बोला जा रहा है कूलाम्स लॉ हमेशा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहेगा। भैया ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, कूलाम्स लॉ हमेशा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहेगा, इन वैक्यूम में एंड एट रेस्ट में रहेगा। कूलाम्स लॉ कभी भी हमेशा हमारा मोशन चार्ज के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आपको पता है यहाँ पर अगर मोशन चार्जेस आ गया तो वो किसका एग्जांपल ले लेगा, वो डायरेक्ट बन जाएगा हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, और जो हम पढ़ेंगे यूनिट 3 यानी यूनिट 4 में, तो वो अभी हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। अगर हमारा मोशन चार्जेस हो गया तो वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेस्ट चार्ज को पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, मतलब लो एक्सेलरेशन वाला चार्ज पढ़ रहे हैं। ये बात आपको अपने अच्छे से दिमाग में रख लेना है। कूलाम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए एट रेस्ट में। क्लियर है। अगर कूलाम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस की रेस्ट में वैलिड रहता है, ये हमेशा हमारा क्या है, वैलिड नहीं होगा। चार्ज इन मोशन में कभी भी वैलिड नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा हमारा क्या बोला जाता है, सेंट्रल इन नेचर बोला जाता है। इस लाइन का मतलब यह बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इस लाइन का मतलब ही है दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा सेंटर इन नेचर में होगा। जितनी दूरी पर दोनों चार्ज रखे हैं उनके बीच का जो सेंटर होगा तो दोनों का फोर्स उस सेंटर पे लगेगा। क्लियर है। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम्स लॉ वही हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं, वो हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। कूलाम्स लॉ मेरा न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि कूलाम्स लॉ, जो कूलाम्स फोर्स है वो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये बात आप अच्छे से दिमाग में याद रख लीजिए, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर आपको बताता हूँ। Coulomb's force not affected by the presence of other charges in the neighborhood, hence the principle of superposition is valid। देखिए भैया ये बोला जा रहा है कूलाम्स फोर्स हमारा क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर उसके पास में कोई नेबरिंग कोई और चार्ज रख दिया जाए तो वो अफेक्टेड नहीं होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, इस लाइन का मतलब ये है हमारा कूलाम्स लॉ सिर्फ दो चार्जेस के बीच में लगेगा, Q1 Q2 के बीच में लगेगा। अगर आपने क्या सोचा कि तीसरा चार्ज भी आपने उसके बीच में रख दिया, मतलब क्या Q1 Q2 Q3 आपने तीन चार्ज रख लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो चार्ज है, जो चार्जेस का फॉर्मूला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 Q3 अपन R स्क्वायर हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। वो सिर्फ क्या करेगा, दो चार्जेस को ही फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या, देखिए ये Q1 है, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका दूसरा चार्जेस है, एक मिनट, ये आपका बेटा देखिए ये चार्जेस आपका क्या है, ये चार्जेस आपका 1 है, यहाँ मान लेते हैं हम कोई चार्जेस 1 इंट्रोड्यूस है, यहाँ चार्ज आपका कोई क्या बेटा 2 इंट्रोड्यूस है, यहाँ चार्ज आपका तीसरा इंट्रोड्यूस है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों को एक साथ फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। फोर्स हमेशा क्या लगेगा, हमारा दो पे ही लगेगा। कूलाम्स लॉ आपने पढ़ा है, Q1 Q2 पे लगेगा, Q1 Q3 पर लग सकता है और 2 और 3 पर लग सकता है, ठीक है। तो इन तीनों के फोर्सेस को जब आप जोड़ देंगे, तीनों को जब आप जोड़ देंगे, जब जोड़ने के बाद जो टोटल जो फोर्स बनेगा वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों फोर्स पे एक साथ फोर्स लग जाए, वो इसीलिए वैलिड नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करेगा, दो चार्जेस के बीच में ही लगेगा और जब तीसरा चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन को वैलिड कर जाएगा। अगर आपसे कोई बोले तो कूलाम्स लॉ के बीच में तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो क्या ये हमारा कूलाम्स लॉ अफेक्टेड हो जाएगा, बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, कूलाम्स लॉ अफेक्टेड नहीं होगा, कूलाम्स लॉ सेम रहेगा। वो सिर्फ अगर हम उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा चार्जेस हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा पूरे फोर्स की फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है। देखिए एक नंबर में ये हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ लगता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कूलाम्स लॉ के बीच में उसके नेबरिंग हम कोई और चार्ज रख देते हैं तो क्या वो अफेक्टेड हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए वैलिड कर जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है फोर्स हमेशा आपको पता ही है, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास में आएगा, तो मतलब क्या सेम चार्जेस क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस मतलब क्या अपोजिट चार्ज आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं भी क्लियर हुआ हो या किसी पॉइंट में आपको क्या हो कुछ लगा हो कि नहीं समझ में आया तो आप नीचे जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको ज़रूर उसको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को ही हम बेटा परमिटिविटी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कंफ्यूजन हो जाए, पेपर में आ जाए व्हाट इज परमिटिविटी, आप बोलें कि हमने तो भैया एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ाया था सर ने, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आपको दोनों बातों का मतलब वही है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी सेम एक ही चीज़ होता है, तो ये अपने दिमाग से कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगा तो भी परमिटिविटी लिखेंगे, अगर सिंपल परमिटिविटी आता तो भी परमिटिविटी लिखेंगे। क्लियर है। परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं बेटा एप्सिलॉन से। ये मेजर क्या करता है, इट इज मेजर इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ये हमें हमारा एप्सिलॉन से डिनोट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक को क्या करता है, मेजर करता है। अब आप बोलेंगे सर कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी अगला टॉपिक है, मैं अगली वीडियो में इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। मैं छोटा मोटा तौर आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी वो होता है, मैंने आपको बताया था। पोलरिटी क्या होता है भैया, सेम चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाना, मतलब क्या पोल्स जनरेट हो जाना, मतलब क्या पोल्स कब जनरेट होते हैं, अपोजिट चार्ज जनरेट होगा।
तो भैया पोल बन जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में। और भैया आप बोलेंगे सर अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जिसकी सरफेस पर चार्ज क्या करता है, रिसाइड करता है। इस पूरा इन दोनों टॉपिक को मैं अगली वीडियो में पूरा वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक अगली वीडियो में आएगा, अच्छे से पढ़ लेना, तो कंफ्यूजन मत रखना। अभी आप बस डायरेक्ट समझिए, परमिटिविटी सिर्फ हमारा मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक को। अगली वीडियो में ये आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसकी क्या होता है परमिटिविटी के ऐसा यूनिट पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। अब तो एक नंबर जो आपका एमसीक्यू चैलेंजेस हो गया है, तो इसमें तो भैया देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा यूनिट पूछेंगे, सिंपल थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वगैरह दे देंगे, तो ये सब चीज़ें आपको याद करके चलनी पड़ेंगी। ऐसा यूनिट वगैरह भैया देखिए काम डेली बाय डेली पढ़ लिया करिए, ये नहीं है कि ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो पेपर टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करिए, डेली आप आधा घंटा पढ़िए, मत पढ़िए 2-2 घंटे। अगर आप डेली बाय डेली अपना पूरा रूटीन बना देते हैं कि मुझे बस आधा घंटा पढ़ना है, बस आप क्या देख के पढ़िए, बस आपको रिवाइज करना है। अगर आपने ये दिमाग में रख लिया कि आपको रिवाइज करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे याद करना है, तो आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप दिमाग में बैठिए, बस आप पढ़ लीजिए, सिंपल हो रही है, पढ़ने का बंद कर दीजिए। डेली जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लीजिए, बस एक हफ्ते बाद क्या कर लीजिए, सारा रिवीजन कर लीजिए, आपके अपने आप दिमाग पर परमानेंट छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए भैया बोलता हूँ कि डेली आधा घंटा 20 मिनट डेली पढ़िए। 12th क्लास है, अच्छे से आपका निकल जाए, ठीक है, यही आशा करता हूँ। चलिए, तो ऐसा यूनिट क्या होती है परमिटिविटी की, ऐसा यूनिट होती है फैराड पर मीटर, ऐसा यूनिट होती है। चलिए आगे बढ़ता जाता, आगे देखते हैं। आगे देखिए अब क्या भैया, आगे रिलेशन बिटवीन कूलाम और स्टैट कूलाम के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए कूलाम के और स्टैट कूलाम के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम हमारा होता है। 1 कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम में। एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। अगर एक कूलाम में अगर EMU ऑफ चार्ज पूछा जाता है या एफ कूलाम पूछा जाता है, तो 1/10 एफ कूलाम होता है एक कूलाम में। अब आगे पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ा और परमिटिविटी पढ़ा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी सेम है। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ये याद रखेंगे। यहाँ वर्ड सिर्फ रिलेटिव इंट्रोड्यूस हुआ है तो भैया पूरा मीनिंग चेंजेस होता है, तो ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि परमिटिविटी तो आपने लिख दिया बस वहाँ पे आपने रिलेटिव लगा दिया, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। दिमाग ध्यान से रखेंगे, मेरे वर्ड्स को देखेंगे। रिलेटिव वर्ड जैसे ही इसके आगे इंट्रोड्यूस हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ही बदल गया। तो क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारा किसी भी मीडियम के लिए वो डिफाइंड होता है as the ratio between its permittivity of medium and the permittivity of free space. Relative permittivity is the ratio of permittivity of medium over permittivity of free space. अब आप बोलेंगे सर मीडियम क्या होता है, फ्री स्पेस क्या होता है। देखिए भैया परमिटिविटी मैंने आपको बताया था। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी वो होता है आपकी क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी मेजर करता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की। अब वो किसमें मेजर करेगा, मीडियम में कर सकता है और फ्री स्पेस में कर सकता है। मीडियम क्या होता है भैया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, आपके मीडियम में। फ्री स्पेस आप जानते हैं फ्रीली मूव करता है। लाइट क्या है, लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हर मीडियम में सेम स्पीड से ट्रैवल करता है। तो ऐसे ही हमारा क्या रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो होता है, उसको डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका देखिए भैया एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट किया परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट किया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मेजर किया है। चलिए देखिए भैया, अब हमारा टॉपिक आने वाला है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, अभी सबसे पहले हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
आर स्क्वायर वही था। लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना, वो फॉर्मूला अपने दिमाग में बिल्कुल याद रखना, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर वाला। लेकिन क्या करना है, उसके साथ साथ वहां पे सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट वेक्टर आर का मल्टीप्लाई जब आप उस एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे तो आपके पास भैया ये एक्सप्रेशन पूरी आ जाएगी। कैसे, देखिए कैसे क्या था, हमने बात पीछे फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू क्या था 1/k और क्या था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था ना। तो वहां पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है बच्चा, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट वेक्टर आर का। जब आप यूनिट वेक्टर आर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर का वेक्टर क्या होता है भैया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर है। अब आप जब इस वैल्यू को उठाकर जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो r का मल्टीप्लाई r से होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर और r आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए भैया एक्सप्रेशन बनेगा k बनेगा, Q1 बनेगा आपका भैया, Q2 बनेगा आपका, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर की जगह क्या बन जाएगा, वेक्टर r आ जाएगा और नीचे आपका चला जाएगा आर क्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आपका बन जाएगा ये आपका फॉर्मूला। तो देखिए आपको याद रखना, बस आपको उस फॉर्मूले के अंदर यूनिट वेक्टर आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा आपको जब चार्जेस क्या है, दोनों जीरो से बड़े हैं, Q1 Q2 जो दोनों का मैग्नीट्यूड है क्या है, जीरो से बड़ा है, तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अगर आपका एक्सप्रेशन Q1 Q2 दोनों क्या जीरो से छोटे हैं तो भी आप एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो भैया नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में करना। अगर कुछ भी चीज़, अगर कुछ भी लगा हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो आपको अच्छे से वहीं के वहीं क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, हम इसको स्टडी करते हैं। हमारा ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको स्टडी करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास क्या है, कई सारे फोर्सेस हैं, मतलब कई सारे चार्जेस हमारे अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब जब कई सारे चार्जेस हमारे अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उन सारे चार्जेस पे लगने वाला फोर्स सबका सम वो हमारा बोला जाता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारा बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर पहला चार्ज हमारा यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ रखा है, तीसरा चार्ज हमारा यहाँ रखा है, चौथा चार्ज हमारा यहाँ रखा है, पांचवा चार्ज हमारा यहाँ रखा है और बीच में हमारा कोई भी एक चार्ज जैसे रखा है, वो हमारा क्या है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल चार्ज रखा हुआ है। अब मैंने देखा इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में मैंने क्या लगाया, कूलॉम्स लॉ लगाया, कूलॉम फोर्स लगाया। इस 2 से लेके इसके बीच में लगाया कूलॉम्स लॉ, यहाँ से मैं इसके बीच में कूलॉम्स लॉ लगाया और इधर से मैंने इसके बीच में कूलॉम्स लॉ लगाया और यहाँ फोर्थ वाले से मैंने इसके बीच में कूलॉम्स लॉ लगाया। तो इन सब के बीच में जो कूलॉम्स लॉ लगाया और इन सब को जोड़ दिया मैंने, इन सब के फोर्सेस को जोड़ने के बाद जो मेरा टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया उसी को मैंने क्या बोला, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोला। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं एक बार और अच्छे से आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। 1 मिनट देखिए, तो क्या है, अगर मेरा कोई एक चार्ज ये रखा है, कोई एक चार्ज मेरा ये रखा है, तीसरा चार्ज मेरा ये रखा है, चौथा चार्ज मेरा ये रखा है, जो मेरे एक सेंटर पे चार्ज रखा है मैंने उसको नाम दिया 0। अब मैंने बोला कि कूलॉम्स लॉ, मेरा कूलॉम फोर्स कहाँ लगता है, सिर्फ 2 चार्जेस के बीच में लगता है, 2 चार्जेस के बीच में लगेगा, तीसरे के बीच में नहीं लगेगा, तीसरे के बीच में लग जाएगा तो क्या फॉलो करेगा, वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर जाएगा। तो मैंने आपको पिछले अभी बताया था आगे, तो इसमें क्या होगा कि इन 2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैंने लगा दिया, कूलॉम्स लॉ से मैंने फोर्स निकाल दिया, फिर इन दोनों के बीच में मैंने फोर्स निकाल दिया और मैंने फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दिया और फिर मैंने इसके बीच में फोर्स निकाल दिया। इन सब के जो फोर्स निकल के आया और उन सबको मैंने क्या किया, जोड़ दिया
उन सबको जो मैंने जोड़ दिया तो उन टोटल फोर्स जो निकल के आया वो मेरा आ गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मेरा आ गया। क्लियर है? बस आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद रखनी है और ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। क्लियर होगा? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है।